नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी हेमंत गुप्ता और आज मैं आप लोगों के साथ इनकम टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो इस बात से डील करता है, जब किसी असेसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी रहती है या नहीं रहती, और अगर रहती है तो वो डिस्चार्ज कैसे होगी। सो इन दिस प्रेजेंटेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इनकम टैक्स ऑब्लिगेशन ऑफ लीगल हेयर टू डिसीज असेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सबसे बड़ा एक मिथ होता है, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी इनकम टैक्स की कोई भी और किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं रहती, जबकि ये बात सरासर गलत है। अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु साल में हो जाती है, टिल द डेट ऑफ हिज डेथ उनकी जो भी इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती है वो उनके लीगल हेयर्स को निभानी पड़ती हैं। तो इसके लिए इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है, अभी हम वो प्रोविजन डिस्कस करेंगे। वो प्रोविजन है सेक्शन 159। अगर आप सेक्शन 159 को थोड़ा बाइफरकेट करेंगे या थोड़ा सेग्रीगेट करके देखेंगे तो सेक्शन 159 बोलता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज शैल बी लायबल for all the income tax liability of deceased assessee for assessment pending proceeding against the deceased person shall be deemed to be against the legal representative। अगर deceased person के अगेंस्ट कोई भी इनकम टैक्स की किसी भी तरह की कोई कार्रवाई चल रही है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट मानी जाएगी, या फिर कोई ऐसी कार्रवाई जो डिसीज पर्सन के अगेंस्ट इनकम टैक्स रिकवरी के लिए स्टार्ट की जा सकती थी, वो कार्रवाई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट स्टार्ट की जा सकती है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी डीम्ड एज असेसी, एंड जितने भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो पर्सनली लायबल होंगे अगर उन्होंने लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हुए डिसीज पर्सन की किसी भी एसेट पे या तो कोई चार्ज क्रिएट करा है या उसे बेच दिया या किसी भी तरीके से उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो जो भी टैक्स बनता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा पेबल इन रिस्पेक्ट टू डिसीज एसेट्स, वो उन लोगों को पर्सनली पे करना पड़ेगा। बट क्या इसका मतलब ये है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अनलिमिटेड लायबल रहेगा या फिर उस पर कोई लिमिट है? सेक्शन 159 ये बात भी क्लियर करता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एस्टेट ऑफ डिसीज पर्सन। सपोज फॉर सम रीजन डिसीज पर्सन की लायबिलिटी आ जाती है 1 करोड़ रुपए, और उनकी जितनी भी एस्टेट हैं जो डेवलप होंगी ऑन लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हेयर्स, लेट्स से उनकी वैल्यू है 15 लाख रुपए, तो किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फोर्स कर सके कि आप 15 लाख से ऊपर की कोई भी अमाउंट पे कीजिए विच इज ओवर एंड अबव द एस्टेट ऑफ डिसीज पर्सन। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। इनकम टैक्स एक्ट में अगर हम देखें तो उसमें एक डेफिनेशन दे रखी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, जो सीधा सीधा आपको रेफर करता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इट स्टेट्स दैट you need to refer section 2 subsection 11 of CPC 1908, and what this section says, I'll just read out this section. Legal representative means a person who in law represents the estate of the deceased and includes any person who intermeddles with the estate of the deceased and where a party sues or issued in representative character, person on whom estate of the estate devolves on death of the party so suing or sued। सो अगर मैं आसान शब्दों में ये बोलूं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वही है जिनको डिसीज के बाद उनकी प्रॉपर्टी या एस्टेट डिवॉल्व होगी या उनके बिहाफ पे कोई केस कर सकता है या वो किसी के ऊपर वो केस कर सकते हैं। तो लीगल हेयर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन बी यूज्ड इन इंटरचेंजेबली इन दिस कंटेक्स्ट। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हुए अब हम इसमें देखते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे रहेगी, क्योंकि एक ही पर्सन है जो अपनी खुद की भी रिटर्न फाइल करेगा एंड वही पर्सन हो सकता है डिसीज की भी रिटर्न फाइल करे। तो डिसीज की रिटर्न हमें किस सूरत में फाइल करनी है? वो हमें तभी फाइल करनी है जब इनकम ऑफ द डिसीज पर्सन इज मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट विच इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स, या आपको कोई रिफंड क्लेम करना है या इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने आपको कोई नोटिस भेजा है जिसके एवज में आपको वो रिटर्न फाइल करनी है। समझते हैं, सपोज किसी लीगल हेयर की डेथ हो गई लेट्स से इन द मंथ ऑफ सितंबर, फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन लेट्स से 30 सितंबर, और उनको 60,000 पर मंथ की रेंटल इनकम आती थी। तो हम अगर उसको कैलकुलेट करें तो 6 महीने की रेंटल इनकम हो गई 3,60,000 रुपये, तो विच इज मोर देन मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। लेट्स नॉट टेक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एनी डिडक्शन आउट ऑफ इट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज बाउंड टू फाइल द रिटर्न ऑफ डिसीज पर्सन अप टू द डेट ऑफ सितंबर बाय शोइंग एन इनकम ऑफ 3,60,000। ओके,
लेकिन वो रेंटल इनकम अगर 30 सितंबर के बाद भी आ रही है तो वो रेंटल इनकम डिसीज पर्सन की नहीं मानी जाएगी, वो रेंटल इनकम मानी जाएगी लीगल एयर्स की या लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। तो वो रेंटल इनकम वो अपनी रिटर्न में अपनी खुद की इनकम को मानते हुए वो शो करके फाइल करेंगे और उस पर जो टैक्सेस होंगे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही विल बी लायबल। वेयर एज फॉर डिसीज इनकम ही नीड टू फाइल द रिटर्न अप टू द डेट ऑफ सितंबर, जब भी उसका ड्यू डेट आएगा नेक्स्ट ईयर में, और उस पर जो भी टैक्स बनता होगा ही विल हैव टू डिस्चार्ज दैट टैक्स अमाउंट आउट ऑफ द एस्टेट ऑफ डिसीज पर्सन। देन मूविंग फर्दर, अगर कोई इनकम टैक्स बनता है तो एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि वो इनकम टैक्स रिफंड क्या मिल सकता है वापस, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला तो रहा नहीं इस दुनिया में। तो इसका सिंपल सा आंसर है यस। जैसे आपको टैक्स लाइबिलिटी पे करनी है वैसे इनकम टैक्स रिफंड अगर बनता है तो वो भी आपको मिलेगा। लेकिन इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है इनकम टैक्स रिफंड लेते हुए, क्योंकि आजकल सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है एंड आप जाके एक्सप्लेन नहीं कर सकते, चीज़ें चेंज नहीं करवा सकते। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव रजिस्टर होंगे तो एक तो आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बैंक अकाउंट की डिटेल रजिस्टर करानी है साथ में। नंबर 2, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी डिसीज पर्सन है, प्रेफरेबली उसका रिफंड उस अकाउंट में मांगिए आप जो अकाउंट लीगल हेयर के साथ जॉइंट अकाउंट है, या फॉर दैट मैटर किसी और पर्सन के साथ भी जॉइंट अकाउंट है जहां से वो पैसा निकाला जा सकता हो। या अगर आपके पास वो ऐसा जॉइंट अकाउंट नहीं है तो आप ऐसे अकाउंट में रिफंड मांगिए जिसमें एटलीस्ट आप नॉमिनी हैं, ताकि एज ए नॉमिनी की कैपेसिटी में आप बैंक से फॉलो अप करके वो पैसा वापस मांग सकें। या ऐसा भी हो सकता है किसी किसी केस में जहां पे रिफंड आने में कुछ देर हुई है और जॉइंट अकाउंट नहीं था, सिंगल अकाउंट था, या तो लीगल हेयर्स ने खुद वो सिंगल अकाउंट बंद करवा दिया या फिर बैंक ने ऑन इंटीमेशन ऑफ डेथ ऑफ असेसी वो अकाउंट बंद कर दिए। उस केस में लीगल हेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट कर सकता है और अपना अकाउंट नंबर दे सकता है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, ताकि उस अकाउंट में वो पैसा एज ए रिफंड वापस आ सके। अब मूविंग फर्दर, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है। सिंपली आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होता है। वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ दे रखा है प्रेजेंटेशन में। वहाँ रजिस्टर करने जाने के बाद आप अपने अकाउंट में जाएंगे, वहाँ पे ऐड रजिस्टर एज ए रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। आप उसमें कुछ डिसीज की डिटेल डालेंगे, अपनी डिटेल डालेंगे, लीगल हेयर के बैंक अकाउंट की डिटेल डालेंगे एंड कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जो अभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट के साथ आप रजिस्टर करेंगे वहाँ। ऐसे क्या डॉक्यूमेंट है जो आपको अटैच करने हैं। कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसीज्ड, कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ डिसीज्ड, कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ लीगल हेयर एंड लीगल हेयर प्रूफ। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं। लीगल हेयर के प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। लीगल हेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय कोर्ट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय लोकल रेवेन्यू अथॉरिटीज, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट इशूड बाय लोकल अथॉरिटीज, रजिस्टर्ड विल कैन बी यूज्ड, द फैमिली पेंशन सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जब आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आपको एक्सेस दे देगा इनकम टैक्स पोर्टल ऑफ डिसीज पर्सन। तो अभी आगे थोड़ा हम स्क्रीनशॉट की मदद से ये देखते हैं कि हमें प्रोसेस कैसे पूरा करना है। तो देखिए स्टेप 1 में आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है। अब यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो कुछ ऐसा पेज दिखेगा जिसमें आपको माई अकाउंट में जाना है। माई अकाउंट में जाने के बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें आपको सबसे लास्ट ऑप्शन में जाना है रजिस्टर्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव। इस पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपसे वो पूछेगा रिक्वेस्ट टाइप एंड कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको न्यू रिक्वेस्ट सिलेक्ट करते हुए कैटेगरी ऑफ टू रजिस्टर में डिसीज लीगल हेयर की कैपेसिटी में जाना है। वहाँ पे जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपसे ये स्क्रीन आएगी कुछ क्वेश्चन पूछते हुए, जिसमें आपको सब पर्टिकुलर्स आपके पास रेडी हैं ऑलरेडी। ये सब चीज़ें आप उसमें फिल करेंगे। पैन ऑफ डिसीज, पैन ऑफ लीगल हेयर, डेट ऑफ डेथ, बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ लीगल हेयर एंड जो अटैचमेंट मैंने आपको रेडी करने के लिए बोली है वो सब अटैचमेंट आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। जब आप ये सबमिट कर देंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ होपफुली हफ्ते भर का टाइम लेगा और इसको प्रोसेस करेगा, तो जब आप लीगल हेयर के अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते वक्त आपसे ये पूछा जाएगा वहाँ पे कि आप एज ए सेल्फ लॉगिन करना चाहते हैं या एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज लीगल हेयर लॉगिन करना चाहते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लीगल हेयर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो उसमें सारा का सारा जो डाटा है वो लीगल हेयर का नहीं दिखाई देगा, वो दिखाई देगा डिसीज पर्सन का। तो आप उस लॉगिन में जाके डिसीज पर्सन की सारी ITR की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, आई टेक दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज किसी की डेथ हो गई है 30 जून को, ठीक है, तो 30 जून तक
हो सकता है अपनी रिटर्न डेथ से पहले फाइल ना करी हो। तो अगर आप देखा जाए तो आपके पास 2 साल हैं रिटर्न फाइल करने वाले। एक 31 मार्च जो 30 जून से पहले बीता है, और एक 30 जून वाला साल। तो उस केस में इनकम टैक्स की जो वेबसाइट में जो आपका लॉगिन है, आपको सिर्फ 2 साल की ही आईटीआर फाइल करने देगा। और अगर हम इसको अज्यूम करते हैं कि लेट्स से डेथ अगर किसी की फरवरी, मार्च या किसी भी महीने में हुई है, बट डेथ से पहले डिसीज पर्सन ने अपनी इमीडिएटली पिछले साल की आईटीआर फाइल कर दी है, तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही साल की आईटीआर फाइल करनी दी जाएगी। उसके आने वाले अगले सालों की आईटीआर आप फाइल नहीं कर सकते। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई केसेस में क्या देखने में आता है कि बैंक अकाउंट में हम पैन नंबर चेंज नहीं कराते और चीज़ें डिटेल्स चेंज नहीं कराते, या ट्रांसफ़र होने में टाइम लग जाता है, तो आने वाले सालों में भी जो टीडीएस कटता है वो डिसीज पर्सन के पैन पे ही कट रहा होता है। तो जब लीगल हेयर देखते हैं कि काफ़ी टीडीएस कट चुका है और इस पैसे को हमें रिफंड लेना है, तो रिफंड फाइल करने के लिए जब वो डिसीज के अकाउंट में रिटर्न फाइल करने की कोशिश करते हैं, तो वो रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। तो उस चीज़ को ठीक करने का सही तरीका ये है कि आपको बैंक में अपना पैन नंबर ठीक करवाना है, इंस्टेड ऑफ डिसीज पर्सन पैन लीगल हेयर को अपना अपना पैन डालना है वहाँ पे। तो ये बातों का आपको छोटा सा ध्यान रखना है। नाउ लास्टली 1-2 पॉइंट हैं जो आपको थोड़े से और ध्यान रखने हैं। नंबर 1 कि अगर सपोज किसी कर्ता की डेथ हो जाती है, तो उस केस में एचयूएफ खत्म नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। जो उस एचयूएफ का एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेल मेंबर होता है वो कर्ता की जगह ले लेता है। एचयूएफ स्टैंड्स एज इट इज। उसके लिए हमें ये सब फॉर्मेलिटी जो अभी हमने डिस्कस करी है ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन है। सेकेंडली, डिसीज पर्सन जो है हर तरह की इनकम टैक्स की डिडक्शन के लिए भी एलिजिबल है, हर तरह की रिबेट के लिए भी एलिजिबल है एज ए नॉर्मल लिविंग पर्सन, जो उसको उस केस में मिलती अगर उनकी डेथ नहीं हुई हो। लास्टली, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां एक से ज़्यादा लीगल हेयर हो। उस केस में हमें क्या करना है कि सब लीगल हेयर मिलके किसी एक लीगल हेयर की फेवर में ये कह देंगे कि ही विल और शी विल बी द पर्सन जो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। हालांकि अगर सब चाहें सब मिलके भी कर सकते हैं, तो उस केस में वो फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरह हो सकता है टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करनी पड़े। बट सही तरीका यही है कि कोई एक इंडिविजुअल को किसी को नामांकित कर दिया जाए कि फलां फलां पर्सन ये फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा, और अकॉर्डिंगली हम उसको डिस्पोज ऑफ करें। विद दिस माय फ्रेंड्स, I conclude my presentation on this topic. I thank you all for watching this video. In case you need to ask me any question on this topic, do let me know. I will be more than happy to answer your queries. This is CA Hemant Gupta signing off. Thank you so much.